हेलो चिल्ड्रन, दिस इज सुरेश कुमार देवांगन। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल इंग्लिश विद देवांगन सर में। आज कुछ नया करते हैं। मैंने सोचा क्यों ना आपको चैनल से ही डायरेक्ट इंट्रोड्यूस किया जाए। जो आप चैनल देख रहे हैं आज, मैं उसके बारे में आपको कुछ बताता हूँ। यदि आप 12th क्लास की स्टूडेंट है तो आप ये नीचे देखेंगे। इस तरीके से सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में चले जाइए। प्लेलिस्ट में जब आप जाते हैं आप देखते हैं सीबीएसई क्लास 12 के लिए सारे वीडियोस मौजूद है। जो सीबीएसई ने नया पैटर्न लागू किया है, एमसीक्यूज। माय डियर चिल्ड्रन, यू विल फाइंड ऑल द एमसीक्यूज हियर। कंप्लीट राइटिंग सेक्शन इज हियर। देख सकते हैं आप इस पे। यहाँ पे एडवांस स्पोकन इंग्लिश के लिए है, बेसिक लर्नर्स के लिए भी है, टेंसेस, ग्रामर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बच्चों, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ये सब्सक्राइब बटन प्रेस करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आपको वीडियो अपडेट होते से ही प्राप्त होता रहे। मैं 12th क्लास की बात करता हूँ। जैसे ही आप इस प्ले ऑल पे जाते हैं आपको इस तरीके से इंटरफेस खुल जाता है, वीडियोस चालू हो जाते हैं आपके। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से देखेंगे। इस तरीके से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप जाते हैं तो किसी भी वीडियो के बाद में देखिए लिखा हुआ है लिंक फॉर ऑनलाइन टेस्ट। यू जस्ट क्लिक दैट लिंक एंड यू विल फाइंड, यू विल बी डायरेक्टेड टू अ न्यू इंटरफेस। इस तरीके से आप देखिए एमसीक्यू ऑन द लास्ट लेसन। आपने अभी उसका वीडियो देखा, कितना आपके दिमाग में आप सेट कर पाए। आप तुरंत immediately question number 1 to 20 you are given, you just answer it, submit it and you will get your score instantly। आप इसे जितनी बार टेस्ट लगाना चाहते हैं आप टेस्ट लगाते रहिए। जब जब आपको समय मिलता है मोबाइल उठाया आपने, फट से इंग्लिश विद देवांगन सर खोला और टेस्ट लगा लिया। इस बार यदि 20-40 में से 32 नंबर आते, 32 नंबर आते, 40 नंबर, 34 आते तो तब तक अटेम्प्ट करते रहिए जब तक आपको 40 नहीं आ जाए। एक बार 40 आ जाते तो यस, नाउ आई कैन डू इट, आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। उसके अलावा आप नीचे देखिए लिंक ऑफ द पीडीएफ ऑफ एमसीक्यू। अगर आप इसे क्लिक करते हैं, जिस पीडीएफ से मैंने आपको पढ़ाया था, जो पीडीएफ मैंने आपको पढ़ाने के लिए बनाया था, उस पीडीएफ को एज इट इज मैंने आपको दे दिया है। आप देखिए ये पूरे के पूरे 40 क्वेश्चन। आप चाहें तो इसे अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, आप चाहें इसका प्रिंट आउट ले लीजिए और इसे जब जब आप चाहें पढ़ सकते हैं। आप पढ़ेंगे और इसे बार बार रिवाइज करते रहेंगे। साथ ही साथ देखिए आंसर की भी आपके लिए दिया हुआ है, तो आप जिस तरीके से चाहे उस तरीके से इन पेजेस को यूटिलाइज कर सकते हैं। बच्चों, आई होप यू अंडरस्टूड। तो चलिए आज का लेसन बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं। आज का लेसन आज हम लेने वाले हैं माई मदर एट 66, द पोएम रिटन बाय कमला दास। सो आई थिंक वी शुड बिगिन विथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके पास आपकी स्क्रीन पे आता है, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम। बच्चों, जैसे कि अभी भी मैंने आपको बताया, बात बात में लर्निंग होगी। मैंने आपको बताया था कि हम आज कमला दास की पोएम पढ़ने वाले हैं, माई मदर एट 66, और वही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो आई एम डेम श्योर एवरीबडी इज वेल अवेयर ऑफ एंड दे नो इट इज रिटन बाय कमला दास। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज हर वर्क नोन फॉर। उसके काम, कमला दास के काम को किस बात के लिए जाना जाता है। हर वर्क इज नोन फॉर इट्स ओरिजिनलिटी, वर्साटिलिटी एंड फ्लेवर ऑफ द सॉइल। मिट्टी से जुड़ी कवि है, कवियत्री हैं, और अपने जमीन के बारे में, अपने लोगों के बारे में सिंपल चीजों को लिखती है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। फॉर इट्स ओरिजिनलिटी, वर्साटिलिटी एंड फ्लेवर ऑफ द सॉइल, कमला दास पोएट्रीज आर नोन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स। पूरी कविता में, पूरी पोयम में आपने देखा होगा उसे एक ही बात का दुख था, कहीं अगली बार मैं अपनी माता से मिलने में असमर्थ ना रहूं। मीन्स लूजिंग हर मदर वॉज हर पेन, वॉज द कॉज ऑफ ट्रबल टू कमला दास। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच लैंग्वेज हैज कमला दास रिटन स्टोरीज एंड नॉवेल। कमला दास ने अपने नॉवेल को और स्टोरीज को कौन सी लैंग्वेज में लिखा है। कमला दास ने पोइट्री के साथ साथ नॉवेल भी लिखे हैं बच्चों।
बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और साउथ इंडियन समझ के तमिल कर देते हैं। द राइट आंसर इज, जबकि राइट आंसर है इंग्लिश एंड मलयालम। कमला दास हैड मास्टरी ओवर इंग्लिश। एंग्लो इंडियन पोएट तो है ही, साथ ही साथ उन्होंने मलयालम में भी लेसन्स, नॉवेल और पोइट्री लिखे हैं। नेम द पोइटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोयम। इस पूरी पोयम में जो पोइटिक डिवाइस यूज हुआ है, हमें उसकी बात करनी है। जनरली ऐसे प्रश्न परीक्षा में नहीं आते हैं, प्रश्न कुछ दूसरा होता है। पोइटिक डिवाइस पे क्वेश्चन तो आते हैं, लेकिन क्या क्वेश्चन होता है पोइटिक डिवाइस पे? आपसे कोई लाइन दे दी जाती है। शी वॉज लुकिंग एज पेल एज विंटर मून। अब यहाँ पे एज वर्ड यूज हुआ है, एज एंड लाइक। यदि इस तरीके के दो वर्ड जब यूज होते हैं तो इट इज काइंड ऑफ कंपैरिजन एंड वी से इट इज सिमिली। मैं अभी आंसर नहीं बता रहा हूँ, बल्कि आपको ये फिगर ऑफ स्पीच एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सिमिली क्या होता है? व्हेन वी कंपेयर टू थिंग हैविंग समथिंग कॉमन। Comparison of two objects having something common is known as simile. He looks like Sachin Tendulkar. He plays like Sachin Tendulkar. ये like comparison कर रहे हैं। As he is, she is as beautiful as moon. ये comparison हो गया। This is simile. Metaphor की बात करते हैं। Metaphor is also a comparison, but comparison is not done. Rather, comparison is applied. कंपेरिजन इज अप्लाइड। जैसे उदाहरण के लिए ही फॉट लाइक अ लॉयन, लाइक ए लॉयन, तो ये तो क्या हो गया? सिमली। लेकिन अगर मैं कहता हूँ ही इज द लॉयन ऑफ द बैटल, अब मैंने कंपेरिजन नहीं किया, बल्कि उससे ही क्या कह दिया? लॉयन कह दिया। दिस इज व्हाट मेटाफर। तो मेटाफर इज अप्लाइड सिमली, यू कैन से। कंपेरिजन इज डायरेक्टली अप्लाइड। द सन इज एज रेड एज ब्लड, तो ये सिमिली हुआ। द ब्लडी सन, ये क्या हो गया? मेटाफर। मैं कंपैरिजन नहीं करूं, सीधा सन को ही क्या कह दिया मैंने? द ब्लडी सन। दिस इज मेटाफर। अलिटरेशन, अलिटरेशन इज रिपीटेशन ऑफ अ कांस्टेंट repetition of a letter. The furrow followed free. The white foam flew, the furrow followed free. F, F, F. The letter F is repeated. Here it is alliteration. अब हमसे पूछा जा रहा है, प्रश्न पे वापस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज नेम द पोइटिक डिवाइस यूज्ड इन द पोयम। ये आप समझ गए होंगे, एलिटरेशन, सिमली। इसको आप अलग से और देख सकते हैं। अब हमें आंसर देना है कि इस पूरी पोयम में which poetic device the poet has used. Of course he has used metaphor, of course she has used simile, of course he has used alliteration. The answer is going to be all of these. चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल माई मदर एट 66? माई मदर एट 66 का सिग्निफिकेंस क्या है? The significance is poet's fear of losing her old mother. At 66, my mother at this age. So what was her trouble? What was her fear? That she may lose her mother. She may die. Mother may die. Which poetic device is used in tree sprinting? हाँ, अब यहाँ पे पर्टिकुलर क्वेश्चन है। आई होप आप मुझे बता पाएंगे ट्री स्प्रिंटिंग में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। देखिए, मेटाफर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, सिम्बली मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, एलिटरेशन मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। आपको मैंने पर्सोनिफिकेशन अभी इस वीडियो में नहीं बताया था, तो मैं बता दूं व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन इज व्हेन द ह्यूमन क्वालिटीज आर गिवन टू नॉन लिविंग थिंग। ट्री यहाँ पे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आ रहा है, या टेबल है, या कुर्सी है, या लैपटॉप है। ऐसे इनमेट थिंग को, लाइफलेस थिंग को यदि हम ह्यूमन क्वालिटीज देते, स्प्रिंटिंग, रनिंग। अब पेड़ क्या दौड़ सकते हैं क्या? दौड़ना इज अ ह्यूमन क्वालिटी। अब वो क्वालिटी हम किसे दे रहे? ट्री को। सो दिस इज सिंपली पर्सोनिफिकेशन। बच्चों इसी तरीके से आप वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिए। मैं न केवल सारे फिगर ऑफ स्पीच आपके क्लियर कर रहा हूं, बल्कि यदि आपने पोयम को नहीं पढ़ा है, किसी भी कारण से क्लासरूम में आप पोयम को नहीं पढ़ पाए, उस दिन आप अब्सेंट थे, या जब आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही थी, मैडम या सर आपको पढ़ा रहे थे, तो आप टेक्निकल इश्यूज की वजह से आप उसे नहीं अटेंड कर पाए, डोंट वरी माय डियर। पहली बात तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने टीचर्स की क्लास अटेंड करें,
और इन केस आप नहीं कर पाते हैं, आई एम देयर एंड योर चैनल इंग्लिश विद देवांगन सर इज देयर विथ यू, and you will be getting complete explanation of the poem, of the poet, of the poetic devices, as well as questions on question based on MCQ for your term 1 examination. चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर. व्हाट इज, हाँ तो इसका आंसर हो गया पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि पोएट ने दौड़ने वाली क्वालिटी ट्री को दी है, इस तरीके से पहचानेंगे. क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द पोयम. इस पोयम के डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है. मेटाफर तो खैर है ही सही, सिम्बलिस तो खैर है ही सही, एलिटरेशन तो खैर है ही सही, फीचर नहीं पूछा, डिस्टिंक्टिव फीचर पूछा. तो डिस्टिंक्टिव फीचर है नरेटिव स्टाइल यूजिंग अ सिंगल सेंटेंस इन अ सेट ऑफ 14 लाइन्स. 14 लाइन्स का पूरा सेट है और उसमें नरेटिव स्टाइल यूज की गई है और सिंगल सेंटेंसेस यूज की, जैसे हम प्रोज लिखते हैं, नरेट करते हैं, इस तरीके से लिखा गया है. सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर. रिमेंबर इट चिल्ड्रन. व्हाट डज दिस नरेटिव स्टाइल ऑफ द पोएम सिग्निफाई. ये जो नरेटिव स्टाइल है वो क्या सिग्निफाई करता है. प्रश्न हमारा ये है. अ सिंगल थ्रेड ऑफ थॉट मिक्स्ड विथ हार्श रियलिटीज. एक ही विचार को, लाइन एक से लेकर आखिरी लाइन तक पोएट का एक ही डर था, कहीं ऐसा ना हो मैं अपनी माँ से मिल ना पाऊं, कहीं ऐसा ना हो मैं अपनी माँ से मिल ना पाऊं. दैट वाज द ओनली फियर शी हैड. और इसी सिंगल थ्रेड ऑफ थॉट को मिक्स किया गया विद द हार्श रियलिटीज. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर. व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पोएम. बार बार एक ही चीज को अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है. What is the main idea of the poem? And your answer is her mother's appearance like a corpse. Appearance की spelling देख चेक करेंगे. Appearance like a corpse. Corpse, dead body. Corpse means dead body. So what did the poet realize with pain? The poet realizes that mother was sitting silently with mouth wide open, pale, withered. So she think as if she is a dead body. So this is the answer. क्वेश्चन नंबर 12 की ओर मूव करते हैं. व्हाट इज द फेमिलियर एग. उसका वही पुराना दर्द कौन सा है. व्हाट इज द फेमिलियर एग. हर चाइल्डहुड फियर ऑफ लूजिंग हर. बचपन से उसे ये डर है, आई मे नॉट लूज माई मदर. व्हाट डू द रनिंग ट्रीज सिग्निफाई. रनिंग ट्री किस चीज को सिग्निफाई करता है. वहां पे मेटाफर क्या था मैंने बताया था. रनिंग ट्री के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है. अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन पे बताया था आपको, स्प्रिंटिंग ट्रीज. अब वो क्या सिग्निफाइज करते आप खुद बता पाएंगे. देखिए जरा. फास्ट मूविंग अपीयरेंस, स्पीड ऑफ द मूविंग कार, फास्ट मूविंग चेंज इन ह्यूमन लाइफ ऑफ फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज, कि नन ऑफ दीज. थोड़ा सा आप सोचते हैं या अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा. यस. कौन सा आंसर हो जाएगा. फास्ट मूविंग चेंज इन ह्यूमन लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज. दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर. हु लिव्स एट कोचिंग. बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा. जल्दबाजी में गलत हो सकता है, जल्दी का काम शैतान का, ऐसा कहा जाता है. So read all the option, think twice and then answer. Poet रहती है वहां पे कि her parents both A and B, कि none of them. Answer is poet. The poet lives at Kochi. क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आगे बढ़ते हैं. What does Asian face signify? जरा सा सोचिए, एशियन फेस किस चीज को सिग्निफाई करता है. एशियन फेस, उसका चेहरा ऐसा हो गया था जैसे राख हो. डेड बॉडी तो पहले से ही बोल चुकी है पोएट. अब व्हाट डज एशियन फेस सिग्निफाई. एशियन फेस किस चीज को सिग्निफाई कर रहा है. इट सिग्निफाइज पेल एंड लाइफलेस फेस ऑफ द पोएट्स मदर. शी इज लुकिंग लाइक अ डेड बॉडी, लाइक अ कॉर्प्स. हर फेस क्वाइट पेल, लाइफलेस, कोई सिंबल नहीं है कि सी इज अलाइव. मदर वॉज लुकिंग एज इफ सी इज अ डेड वन. इस बात का ध्यान रखेंगे. व्हाट डज द पोएट नोटिस आउटसाइड द कार. आउटसाइड द कार व्हाट डज द पोएट नोटिस.
पोएट किस चीज को नोटिस करती है? सोचिए जरा आंसर क्या हो सकता है। सी नोटिसेस स्प्रिंटिंग ट्रीज एंड रनिंग चिल्ड्रन व्हेन, अपना ध्यान भटकाने के लिए, अपना ध्यान हटाने के लिए इस थॉट से, दुखी थॉट से अपना ध्यान हटाने के लिए, सी लुक्स आउटसाइड द कार from the window. And what does she look? She looks that children were running and they were coming back from school and sprinting trees. ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ भी कार के साथ ही साथ दौड़ रहे हैं. So here the answer is sprinting trees and running children. What do the parting words see you soon amma signifies? आपको ध्यान होगा पोयम की आखिरी लाइन है she smiles and smiles and smiles and says see you soon amma. तो ये सी यू सून अम्मा वो क्यों कहती है, या इसको कहने का क्या मतलब है? इसका मतलब है हर ऑप्टिमिस्टिक फेयरवेल फुल ऑफ चेयरफुलनेस, ऑप्टिमिस्टिक आशावादिता, फुल ऑफ होप पूरी आशा से भरी हुई है कि हाँ अगली बार जब मैं आऊंगी निश्चित रूप से मैं माँ से मिलूंगी, मेरी माँ को कुछ भी नहीं होगा. एंड सी इज वेरी चीयर दो सी इज नॉट श्योर, हालांकि उसको पता नहीं है कि वो जो कह रही है वो हो पाएगा भी कि नहीं, लेकिन फिर भी सी इज कॉन्फिडेंट एंड सी सेज दैट I will be able to meet my mother. Question number 18. What does the poet's smile signify in the poem? Poet जो हंसी हंसती है उसका क्या मतलब है? क्या उसका कोई मतलब है? Her assurance to mother and helplessness inside. ये आयरनी है बेटा. अपनी माँ को तो वो अश्योरेंस दे रही है कि ममा डोंट वरी सी यू सून, आपसे मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ, लेकिन अंदर से खुद से डरी हुई है कि क्या मैं अपनी माँ से मिल भी पाऊंगी? Would I be able to meet my mother? So helplessness inside, but outside assurance to the mother that I am going to meet you very soon. Question number 19 की ओर आगे बढ़ते हैं. What is the universality of the theme of the poem? Theme of the poem की universality क्या है? The answer is death is a truth. Death is unavoidable. मौत तो सबको आनी है. वन डे एवरीबडी हैज टू डाई, ये इसकी यूनिवर्सलिटी है. क्लियर? आगे बढ़ते हैं. व्हाट वरीड द पोएट व्हेन शी लुक्ड एट हर मदर? जब वो अपनी मदर की ओर देखती है तो किस बात की उसे चिंता होती है, क्या उसे डराती है? हर डिक्लाइनिंग एज, दैट माई मदर इज ग्रोइंग वेरी ओल्ड, ये उसको डर था. Why did the poet look at her mother again? अपनी माँ की ओर वह फिर से क्यों देखती है? Why did she look at her mother again? Because of fear and insecurity. बार बार वो अपनी मदर की ओर देखती है because she was insecure कि मैं अपनी माँ को फिर से देख पाऊंगी कि नहीं. D is the correct answer. Why has the poet used the imagery of merry children sprinting out of their homes? पोएट ने जानबूझ के मैरी चिल्ड्रन, हैप्पी चिल्ड्रन, स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम, अपने घर से बाहर निकलते हुए दौड़ते हुए ऐसे बच्चों की बात क्यों की है, ऐसे बच्चों की इमेजरी क्यों यूज की है पोएट ने? आप पढ़िए ऑप्शन को, आप खुद समझ जाएंगे. टू शो होप, टू शो हैप्पीनेस, टू शो यूथफुलनेस ऑफ हर एज, टू शो होप एंड हैप्पीनेस इन चिल्ड्रन. चारों बहुत ही आसपास के आंसर हैं. और यदि आप किसी को डिक्लाइन करते हैं किसी आंसर को तो यू शुड हैव सॉलिड रीजन. टू शो होप इज करेक्ट, टू शो हैप्पीनेस इज आल्सो करेक्ट, टू शो यूथफुलनेस ऑफ हर एज ये भी करेक्ट है. यहाँ पे जो आंसर है टू शो होप एंड हैप्पीनेस इन चिल्ड्रन, बच्चे कितने आशावादी हैं, बच्चे कितने खुश हैं, ये बताने के लिए पोएट इस इमेजरी को यूज करती है. तो आंसर इज टू शो होप एंड हैप्पीनेस इन चिल्ड्रन. इसे याद रखेंगे सभी श्योरली. क्वेश्चन नंबर 23 की ओर मूव करते हैं. विच राइमिंग स्कीम इज यूज्ड इन द पोएम? बहुत ही सरल है. कौन सी राइम स्कीम भाई? कपल राइम का मतलब होता है अल्टरनेट, मोनो राइम एक ही राइम को लेके चलना, या फ्री वर्स. तो फ्री वर्स में इस कविता को लिखी गई है, इसमें कोई राइम स्कीम को फॉलो नहीं किया गया है. क्वेश्चन नंबर 24. कोट एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिमिली यूज्ड इन द पोएम. बहुत ही सरल है लेकिन इस तरीके के प्रश्न परीक्षा में नहीं आते. इतनी बड़ी पोयम है, आप उसमें से कोई भी एक लाइन कैसे लिखेंगे? आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, वी कैन नॉट डिनाई. लेकिन खैर फिलहाल क्वेश्चन की बात करते हैं. कोट एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली यूज्ड इन द पोएम. पहले तो आप देखिए
फेमिलियर एक सिमिली नजर आ रहा है क्या? लाइक दैट ऑफ अ कॉप सिमिली नजर आ रहा है क्या? मेरे ख्याल से आगे बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आपने लाइक वर्ड देखा आपको स्ट्राइक कर गया होगा कि ये तो सिमिली है। सो दिस इज द आंसर। फिर भी नीचे पढ़ लीजिए, ऐसा ना हो कि सब में हो और ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाए। खैर इसमें है ही नहीं, तो द आंसर इज बी, लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। आई होप चिल्ड्रन यू गॉट इट। तो आप इन वीडियोस में सब कुछ पाएंगे, सब एक्सप्लेनेशन पाएंगे। मैं पुनः कहता हूं, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डियर चिल्ड्रन सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू गेट रेगुलर अपडेट, रेगुलर नोटिफिकेशन ऑफ द अपडेशन ऑफ द न्यू वीडियो। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर आगे बढ़ते हैं। कोट एन एग्जाम्पल ऑफ अ मेटाफर यूज्ड इन द पोएम। चलिए मेटाफर को आइडेंटिफाई कीजिए और उसे बताइए कौन सा मेटाफर यूज है। एक बार मैं फिर से मेटाफर की डेफिनेशन बता दूं आपको। इट इज अप्लाइड सिमिली, ही इज द लायन ऑफ द बैटल, शी इज द मून ऑफ द बॉल, बॉल पार्टी। अरे आज की पार्टी की तो वही चंद्रमा है। शी इज द मून, शी इज द मून ऑफ द पार्टी। द ब्लडी सन, ही इज द लायन ऑफ द बैटल, ही इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर टीम। ये सारे मेटाफर होते हैं। चलिए अब इन एग्जांपल्स को देते हैं। एज ए लेट विंटर मून, जैसे आपने एज वर्ड पढ़ा आप समझ गए ये तो सिमिली है। ट्रीज स्प्रिंटिंग, अगर कुछ पुराने क्वेश्चन याद आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो बच्चा यहीं पे रुक जाएगा। ट्री स्प्रिंटिंग ये क्या है? सीधा सीधा मेटाफर है। ये ट्रीज, सॉरी, ट्री स्प्रिंटिंग क्या है? पर्सोनिफिकेशन है। मैरी चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मैरी स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम, ये कंप्लीटली सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? मेटाफर हो जाएगा। गुड। नाउ quote an example of alliteration used in the poem. Alliteration, what is alliteration? Alliteration is a repetition of a letter in the line. Like SN, nahi, smile and smile and smile. The letter S is being repeated. The letter S is being repeated. तो ये क्या कहलाएगा? Alliteration. बच्चों एक नया फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा। एक पर्टिकुलर वर्ड इज रिपीटेड, इट इज नोन एज रिपीटेशन। आप यहाँ पे देख रहे हैं पूरा का पूरा वर्ड स्माइल स्माइल एंड स्माइल, अगर पूरा वर्ड रिपीट होता है तो इस फिगर ऑफ स्पीच को कहते हैं रिपीटेशन। चूंकि रिपीटेशन इसमें ऑप्शन में नहीं है या क्वेश्चन में नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे रिपीटेशन तो ये है ही सही, साथ ही साथ अलिटरेशन भी है, क्योंकि आप देखिए एस 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 रिपीट हो रहा है। तो एक बात हमेशा याद रखेंगे, ऑल द रिपीटेशंस आर इटसेल्फ अलिटरेशन, बट नॉट नेसेसरीली ऑल द अलिटरेशंस आर ऑल रिपीटेशन। फिर से बोल दूं, सारे रिपीटेशन के एग्जाम्पल अलिटरेशन होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे अलिटरेशन रिपीटेशन। वेरी मच क्लियर? यस, आगे बढ़ते। कोट एन एग्जाम्पल ऑफ अलिटरेशन यूज्ड इन द पोयम। ये यहाँ पे नन ऑफ दीज आपको आंसर दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल ये रिपीटेशन तो है ही सही, साथ ही साथ में ये एलिटरेशन भी है, बिकॉज एस लेटर इज बीइंग रिपीटेड। नाउ कोट एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन यूज्ड इन द पोयम। इस पूरी पोयम में पर्सोनिफिकेशन जो यूज किया गया है उसका आपको एग्जाम्पल देना है। स्प्रिंटिंग ट्रीज इज एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। इस चीज को आप बहुत पहले मैं बता चुका हूँ, ये शायद 3 बार रिपीट हो चुका है अलग अलग फॉर्म। आगे बढ़ते हैं। व्हाई डज द पोएट फील स्केयर्ड? फिर से वही प्रश्न है, पोएट इसके, बेटा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सीबीएसई का के टीचर्स, चाहे आपके स्कूल के टीचर्स, चाहे कहीं के भी टीचर्स, ऑल इंडिया लेवल के कहीं के भी टीचर्स इस पोयम से यदि एमसीक्यू बनाना चाहते हैं, इन 40 क्वेश्चन जो आपको देवांगन सर ने दिए हैं उनसे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बन सकते। So I guarantee ये 40 क्वेश्चन कीजिए and you are damn sure of full marks from this poem. इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे और उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। Why does the poet feel parted, upset and sad? Poet sad, upset और parted क्यों feel करता है? And the right answer is because of her duty towards mother and her own needs. She feels that I should be with my mother, but I am not very dutiful. I am not with my mother. What is the tone of the poem towards the end? अंत अंत में पोएम की टोन कैसी हो जाती है?
the tone of the poem becomes cheerful because she smiles and she is very hopeful and she says, see you soon, Amma. She smiles and smiles and smiles and says, see you soon, Amma. तो वो पोएम का टोन कैसा हो जाता है? चीयरफुल एट द एंड ऑफ द पोएम. चलिए, व्हाट डज द नरेटिव सिंगल सेंटेंस स्टाइल ऑफ द पोएम हाईलाइट? ये पूरा पोएम जो है नरेटिव है, सिंगल स्टाइल में लिखा गया है, तो ये किस चीज को हाईलाइट करता है? इट हाईलाइट्स पोएट्स इंटरवीनिंग थॉट्स, कि पोएट ने थॉट को इंटरवीन किया है, एक थॉट को दूसरे थॉट से थ्रेडिंग किया है, इंटरकनेक्टेड. नाउ व्हाट डज द पोएम रिवॉल्व अराउंड? पोएम किस चीज के चारों तरफ घूमते रहती है? बताने की मुझे जरूरत नहीं होना चाहिए. पोएट्स फियर, हाँ सही बात है. पोएट्स लव फॉर हर मदर, बिल्कुल सही बात है. थीम ऑफ ओल्ड एज, ये तो और भी सही बात है. तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 33 की ओर आगे बढ़ते हैं. व्हाट क्वेश्चन अराइजेस फ्रॉम द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिचुएशन इन द पोएम? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिचुएशन से कौन सा क्वेश्चन अराइज करता है? Your options are given there. The correct option is how to strike a balance between duties and responsibility. What are the duties of the poet? That she should take care of her mother. What are the responsibility of the poet? That she should be with the mother at this age. She must take care, as when mother took care of the baby when the poet was a baby. तो अब now it is her responsibility, is her duty. ये सेंस वो फील करती है. So that is the question arises from complexity of the situation in the poem is this. That's why the poet was sad as well. Now, how is the imagery of young trees and merry children a contrast to the mother? Young trees and merry children, a contrast to the mother. Mother is now at old age. Once she too was young and happy like the children. तो यहाँ पे आंसर है मदर्स हेल्थ होपलेसनेस एंड ट्रीज एंड मेरी चिल्ड्रन यूथफुल एंड होप. ये ऑल अपोजिट थिंग्स शी हैज इमेजिन्ड. फिर से क्वेश्चन को मैं पढ़ दूं. हाउ इज इमेजरी ऑफ यंग ट्री एंड मेरी चिल्ड्रन अ कंट्रास्ट? कंट्रास्ट क्या होता है? अपोजिट. आप कई बार कंट्रास्ट के कपड़े पहनते हैं. सफेद शर्ट आपने पहनी तो उसके साथ में ब्लैक पैंट पहन लिया आपने. कंट्रास्ट करके मैचिंग करके आप पहनते हैं. आप लोग यूथ आइकन है, आप लोग ज़्यादा अच्छे से जानते हैं इस चीज़ को, मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पे देखिए, हेल्थ की बात करें तो होपलेसनेस मदर पे. ट्रीज एंड मेरी चिल्ड्रन की बात करें तो यूथफुलनेस इज देयर, होप इज देयर. तो दिस इज द कंट्रास्ट. क्वेश्चन नंबर 35 की ओर आगे बढ़ते हैं. व्हाट डज द एक्सप्रेशन स्माइल एंड स्माइल सिग्निफाई? पोएट जो कहते हैं स्माइल, द पोएट स्माइल्स एंड स्माइल्स एंड स्माइल, इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब है? इट इज पोएट्स डेस्परेट एफर्ट टू हाइड हर फियर. वो एक्चुअली अपने डर को छिपा रही है और इसीलिए मुस्कुरा रही है, ताकि उसका डर, उसके आंसू ना छलक पड़े, नहीं तो मम्मी दुखी हो जाएगी. दैट इज द सेंस. क्वेश्चन नंबर 36. व्हाट वाज द एक्सप्रेशन ऑफ द पोएट्स फेस व्हाइल पार्टिंग फ्रॉम हर मदर? अपनी माँ से जब वो अलग हो रही थी तो पोएट का जो एक्सप्रेशन था वह कैसा था? सटारिकल था, व्यंग थोड़ी नहीं करेगी अपनी माँ के ऊपर. फनी, बिल्कुल नहीं. दुखी तो वो थी, लेकिन इनसाइड हम एक्सप्रेशन की बात करें जो दिख रहा था लोगों को, तो व्हाट वाज दैट? इट वाज स्माइलिंग. इसलिए तो कहती स्माइल एंड स्माइल, द पोएट स्माइल्स एंड स्माइल्स एंड स्माइल. हुज हाउस द पोएट वाज लिविंग? पोएट जो है वह किसका घर छोड़ रही थी? सोचने का विषय. हालांकि पूरे पोयम में इसका डिस्क्रिप्शन कहीं पे भी नहीं आता है, बट आई विल टेल हर हस्बैंड्स हाउस. द पोएट वाज लिविंग हर हस्बैंड्स हाउस. नाउ this, when you will read the poem in detail, you will find out. When you will read her autobiography, it is not much mentioned in the poem, but I am telling you. Well, such question, possibility of such questions are less, but even then keep it in mind. What was the poet's childhood fear? पोएट का चाइल्डहुड फियर क्या था? इसे तो पहला प्रश्न होना चाहिए था. What was the poet's childhood fear? बचपन से उसे एक डर था. हालांकि इस क्वेश्चन को मैं एक बार पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ. The answer is losing her mother. That was the poet's fear. What were the words she used while parting from her mother? जब मम्मी से अलग होती है
तो वो कौन सा वर्ड यूज करती है? सी यू सून तो देखो कॉमन है चारों में। बा, ये तो आजकल के डेली सोप में बोले जाते हैं। बीजी, माता जी, सी यू सून, अम्मा। मुझे तब बताने की जरूरत नहीं थी, आप सबको पता था ये आंसर। यस, पता था। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट pangs did she feel when she looked at her mother? उसे किस बात की तकलीफ होती है जब वो अपने मदर की ओर देखती है? pangs of headache, pangs means तकलीफ, दर्द। स्टमक एक, pangs of knees pain, pangs of हार्ट एक। मैंने हार्ट अटैक नहीं बोला, मैंने क्या बोला? हार्ट एक। उसे कोई हेडेक तो हो नहीं रहा था पोएट को, उसका पेट तो नहीं दुख रहा था, उसका नी तो नहीं दुख रहा था, बट सी वॉज वेरी मच ट्रबल्ड एट हार्ट। मन से, हृदय से बहुत दुखी थी। द राइट आंसर इज पैंग्स ऑफ हार्ट अटैक। क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। व्हाट पैंग्स डिड सी फील व्हेन सी लुक्ड एट हर मदर? सो चिल्ड्रन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये प्रश्न है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। एक बार मैं फिर से कहूंगा, आपके स्कूल में एक दिन की क्लास होती है 45 मिनट की। गिव 35 मिनट्स टू देवांगन सर एंड कॉन्स्टेंटली, लगातार 35 मिनट आप इस वीडियो को देखिए और आप पाएंगे कि आपने पूरा पोएम की अंडरस्टैंडिंग कर ली है और सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने में सक्षम हैं। चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक जरूर कीजिए, इससे मुझे इंकरेजमेंट मिलता है। कमेंट जरूर कीजिए ताकि मैं समझ सकूं, आपको जान सकूं कि आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं। क्या ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है? क्या आपने इससे सीखा? और क्या आप चाहते हैं? इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें ताकि जो भी बच्चे 12th क्लास में पढ़ रहे हैं इससे बेनिफिट हो सके। यू कैन कॉन्टेक्ट मी चिल्ड्रन ओवर दिस। ये फेसबुक पेज है आपका, जिसमें जाएंगे तो आपको सारी लिंक आपको मिल जाएगी। जैसे ही आप इस फेसबुक पेज को क्लिक करते हैं, आप इस लिंक को जैसे ही क्लिक करते हैं, फेसबुक पेज में आप डायरेक्ट हो जाते हैं इंग्लिश विद देवांगन सर का। आप देख सकते हैं इतने बच्चे इससे जुड़े हुए हैं और आपको सारी लिंक इसमें मिल जाएगी। तो चिल्ड्रन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू हैव गॉट एवरीथिंग आई वांटेड टू से। Thank you. Have a nice day. See you in the next video. Till then, good day.